हेलो डियर चैंपियंस, आज हमारे पास यूट्यूब के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर आ चुका है, गुणनखंड यानी फैक्टर। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम डाला हुआ है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम और क्लासेस उसके डाल देंगे जो टॉपिक बच गए हैं। तो हमारे पास एक एकलव्य का एग्जाम बचा है जिसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है फैक्टर यानी गुणनखंड। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के आज तक क्वेश्चन आए हैं, इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पहले तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के पास क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, कि तुम्हारे पास कुल गुणनखंड कितने हैं, किसी भी संख्या के बोल देगा, एक संख्या दे देगा और पूछेगा उसमें से, जैसे मैंने दे दिया 12 दे दिया है, मैंने बोल दिया कि 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 12 के। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे समझेंगे, लेकिन हम पहले बताते हैं कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, फिर उसी संख्या में हमारे से पूछा जा सकता है कि टोटल प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल अभाज्य। प्राइम मतलब अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आता है टोटल इवन फैक्टर। एक और हमारे पास यहां से क्वेश्चन आता है टोटल ऑड फैक्टर। इवन भी पूछता है, ऑड भी पूछता है। ठीक है, ध्यान देना है। तो यहां से मोस्टली तो रहता ही है कि हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ली। इसके बाद कभी कभी हमारे पास आता है सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर का सम यानी गुणनखंडों का योगफल। अगला हमारे पास कभी कभी सम की जगह प्रोडक्ट भी पूछ लेता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने के पूरे से पूरे चांस बनेंगे। और जो यहाँ पे भी मोस्ट रहने वाला है, तो आपके पास ये दो स्टार्टिंग के रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी संख्या के निकालने के लिए पूछेगा, और एक पूछेगा हमारे पास टोटल प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो हम एक एक को डिस्क्राइब करने वाले, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं और सभी एग्जांपल को, ये जितने मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाए ना, कितने क्वेश्चन बनते हैं, सबको सब यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने मान लिया 6 लेता हूं एग्जाम्पल। मैं ले रहा हूं कि मेरे पास कोई संख्या है 6। ठीक है, इस 6 के मैंने पहले तो बताने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, कि भैया 6 के हमारे पास गुणनखंड कुल कितने हैं। उसके बाद मैंने इस 6 में बताने हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं, टोटल इवन कितने हैं, ऑड कितने हैं, और इनका सम कितना है, और इसका प्रोडक्ट कितना है। तो यहां पे देखना गुणनखंड क्या होता है, जैसे या ये बोलो कि गुणनखंड मैंने मान लिया एक एक्स नंबर हमारे पास है, जैसे 6 ले एक्स मान थोड़ी देर के लिए, यानी जो एक्स है ये किस किस के टेबल में आता है, या ये बोलो कि ये 6 हमारे पास किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वही उस संख्या के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाएंगे। ध्यान देना, जैसे 6 है, 6 किस से डिवाइड होता है, 6 एक तो 1 से डिवाइड होता है, और 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 हमारे पास 4 और 5 से होता नहीं है, और 6 खुद से तो होता ही होता है। तो ये हमारे पास 6 के क्या बन गए, गुणनखंड यानी फैक्टर बन गए भैया, ध्यान देना है। ये हमारे पास अभी पहला क्वेश्चन निकला है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले भैया, तो काउंट करो 1 2 3 4। इसका मतलब 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछती तो यहां पे आ गया आंसर 4। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बन रहा है टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नंबर पता होना चाहिए, है ना। अभाज्य नंबर कौन सा नंबर होता है, सबको पढ़ा रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2 होता है। 2 से यानी ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, एक हमारे पास है 2 और एक हमारे पास है 3। इसका मतलब हमारे पास अगर टोटल प्राइम फैक्टर पूछे तो कितने आ गए भैया, 2 आ गए, और कौन कौन से पूछे तो आ गया 2,3। ये हमारे पास बन गए इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बन गए भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सम यानी इवन, इवन फैक्टर पूछ रहा है, यानी सम गुणनखंड। सम संख्या कौन कौन सी है इसमें भैया, एक तो है 2 और एक है 6। इसके कुल आए हमारे पास 2, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 6 में 2 है, और कौन कौन से हैं, 2,6। उसके बाद जैसे ऑड भी पूछ लेता है, तो ऑड देखो, ऑड गुणनखंड पूछ लिए, यानी विषम गुणनखंड पूछ लिए, ऑड फैक्टर। तो यहाँ पे ऑड नंबर 2 है, एक हमारे पास 1, एक है 3, तो यानी यहाँ पे भी 2 निकले।
और कौन कौन से निकले, तो 1,3। ये तो हमारे पास भैया निकला है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास 4 थे, और 4 कौन कौन से थे, 1 2 3 6। टोटल प्राइम फैक्टर कितने भैया, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 निकले, और 2 कौन कौन से निकले, 2 और 3। टोटल इवन फैक्टर कितने निकले, यानी सम गुणनखंड कितने निकले, 2 निकले, ये भी 2 और 6। ऑड यानी विषम कितने निकले, यहाँ पे 2 निकले, वो भी 1 और 3। अब अगला नीचे दिया गया है कि सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, यानी जो हमारे पास फैक्टर निकला है, 6 के फैक्टर निकले हैं, उसका क्या करना है, सम करना है, यानी योगफल, है ना। यानी हम हिंदी में इसको कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए भैया, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यानी हम कर देंगे 1 + 2 + 3 + 6, यानी 3 3 6 और 6 कितना हो गया, 12। यानी इनका सम कितना है भैया, 12 आ गया है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कभी कभी प्रोडक्ट भी पूछता है, रेयर चांस रहते हैं लेकिन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं वो, ठीक है भाई मोटू भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट करना, मतलब गुणा करनी है, यानी 1 के मल्टीपल भी 2 में और फिर 3 में और 3 की 6 में, ये हमारे पास निकल जाएगा प्रोडक्ट किसका, 6 का। यानी 1 × 2 आ गया 2, 2 × 3 आ गया 6, 6 × 6 आ गया 36। यानी इसका मतलब है 6 के कुल गुणनखंडों का गुणन कितना हो गया, हमारे पास निकला 36। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। एक दो एग्जांपल और बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना। जितना हमने बता रखा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो पूरा फोकस बनाना। एक छोटा एग्जांपल लिया अभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले, ध्यान देना। और कुछ कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कथन जिसको बोलते हैं, ठीक है, बोलता नहीं में बोलो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। कथन कभी कभी कथन देता है, बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। एक बार हमारे पास ये है, 2 पॉइंट याद रखना अच्छे से। पहले तो कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का अगर हमारे पास फैक्टर पूछा जाए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है गुणनखंड उसका, वो मैक्सिमम खुद हो सकती है, इटसेल्फ हो सकती है, और मिनिमम 1 होता है। किसी भी संख्या गुणनखंड पूछेगा 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास पहला जो पॉइंट निकला वो निकला कि भैया किसी भी संख्या का गुणनखंड अधिकतम वो संख्या खुद होती है और मिनिमम 1। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो गुणनखंड है वो भैया हमारे पास होता है, किसी भी संख्या गुणनखंड अधिकतम 1 हो गया, अधिकतम वो संख्या खुद और मिनिमम 1 हो गया, ठीक है। 1 से 6 खुद संख्या से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। अगला हमारे पास स्टेटमेंट आता है, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है। उल्टा ये पूछेगा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी नंबर का फैक्टर उस संख्या के या तो इक्वल होगा या उससे अधिक होगा, मोर होगा भैया, ध्यान देना है। तो ये तो गलत होगा, बिल्कुल ये गलत है, हो जाए क्यों। अभी 6 के मैंने गुणनखंड पूछे, कितने थे, 6 के थे, 1 2 3 6। अब यहाँ पे देखो, अभी बोला मैंने कि पहला पॉइंट बोला कि किसी भी संख्या गुणनखंड अधिकतम वो संख्या होगी और मिनिमम 1 होगा। तो यहाँ पे देखो अधिकतम वो संख्या ही तो है, देखो 6, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मैंने बोला कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या की या तो बराबर होगा या इस संख्या से अधिक। अधिक कहाँ होगा, 6 से अधिक तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं कि 4 के फैक्टर निकालो, 4 के गुणनखंड निकालो, 4 के मेरे पास निकलेंगे 1, 2, 4। यानी गुणनखंड किसको बोलते हैं, जो उस संख्या को डिवाइड कर सके। ऐसी संख्या है जो उसको डिवाइड कर सके, या बोलो सीधा सीधा कि जिसके टेबल में आती है, ठीक है। तो 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के भी आता है, 4 के भी आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यानी अधिकतम कितना हो रहा है, वो संख्या खुद हो रही है, यानी इटसेल्फ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और मिनिमम 1 तो होता ही होता है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर के ऊपर भी आता है, प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा जाए बड़ा ही आसान है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के ऊपर भी स्टेटमेंट से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। तो अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा नंबर है, अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा नंबर बनता है हमारे पास जिसके मैक्सिमम गुणनखंड 2 ही होते हैं बस, ठीक है, और मिनिमम भी 2 ही होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं। जैसे मैं लेता हूं अभाज्य संख्या, हमारे पास पहले छोटी नहीं लेनी है, पहले लेता हूं जैसे 11 ले ली मैंने, 11, यानी भैया इसकी गुणनखंड कितनी होगी, या तो 1 होगा या 1 खुद होगी। इसके अलावा कोई भी संख्या को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। या ये बोलो कि 11 और किसी भी टेबल में नहीं आता है, 1 क्या आता है और 11 क्या आता है, समझ में आ गया। इसके बाद जैसे मैं लेता हूं
23, एक हमारे पास अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके भैया अगर मेरे को निकालने पड़े फैक्टर कितने होंगे, तो इसके 2 ही होंगे। इसके भी कितने, 2, एक होगा 1, एक होगा 23। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के मैक्सिमम फैक्टर दो ही होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देते हैं जरा अच्छे अच्छे। मोटू भाई तू पढ़ गया है सही से? और रावत भाई पढ़ गया है सही से? चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर देना फिर है। जैसे हमने अभी 6 का लिया, अब थोड़े बड़ा नंबर ले लेते हैं, 15। मेरे को अगर 15 के गुणनखंड निकालने हैं कि 15 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद इसी में पूछा जा सकता है कि 15 के प्राइम फैक्टर निकालो, ऑड फैक्टर निकालो, इवन फैक्टर निकालो, इनका प्रोडक्ट निकालो या इनका सम निकालो। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे को भैया ये 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। इसके बाद ये होता है डिवाइड किससे, 3 से, ये आता है 5 से, और उसके बाद होता है 15 से इटसेल्फ। ठीक है, ध्यान देना है। यानी 15 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली, 1 2 3 4। तो अगर बोले कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो अब बोलेंगे 4। अगर पूछा जाए कौन कौन से, तो ये हमारे पास 1, 3, 5, 15, ये हमारे पास फैक्टर भाई। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ सकता है कि बोलेगा कि टोटल इवन फैक्टर भैया कितने हैं, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड कितने हैं। तो सम यहाँ पे कोई संख्या दिख रही है नहीं, तो यानी सम संख्या नहीं, इसका मतलब 0, एक भी नहीं है। अगर हम पूछे इसके बाद टोटल ऑड फैक्टर भैया, रावत कितने हैं ऑड फैक्टर इसके, कौन कौन से? सारे हैं, सारे हैं भाई। ठीक है, ये भाई बोल रहा है कि हमारे पास इसके 4 हमारे पास ऑड फैक्टर निकले, यानी विषम गुणनखंड निकले हैं। ठीक है भाई, विषम संख्या वही संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। तो बिल्कुल चारों के चारों हैं, 1 2 3 4। ठीक है भाई, 4 के 4 हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमारे पास अगर इनका फैक्टर पूछेगा, इनका फैक्टर का सम पूछेगा, तो सम पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ये बोल सकता है कि 15 के सभी गुणनखंडों का सम निकालो। तो सम मतलब जोड़ देना, पर जोड़ देना है। तो यानी 15 5 20 और 4 आ गया 24, यानी सम कितना आ गया, योगफल कितना आ गया 24। और इसी की जगह कभी कभी हमसे मल्टीपल पूछ सकता है, इनका सबका क्या है मल्टीपल। तो कुछ नहीं करना, इनके आपस में क्या कर देनी है, मल्टीपल कर देनी है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला, 15 के अब गुणनखंड में निकाल दिए, सम गुणनखंड निकाल दिए, विषम भी निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड में निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि सबके सब अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य नहीं निकाल यहाँ पे भाई। तो इसके देखो 15 के हमारे पास, 15 के हमारे पास प्राइम फैक्टर रह गए थे, प्राइम फैक्टर ये तो हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दी, इवन भी ऑड भी। प्राइम देखो, ठीक है निकाल तो हमने, बस प्राइम देखो, प्राइम कौन कौन है इसमें, बोलो मोटू भाई कितने इसमें प्राइम फैक्टर, कौन कौन से हैं, 3 और 5। ये क्यों नहीं है 15, ऑड नंबर है, पक्का। ठीक है भाई, हम बोलते हैं प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो भैया 15 तो डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे प्राइम नंबर 2 ही है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर 15 के कितना है 2। और कौन कौन से आए 3,5। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है। तो बस ये 2 नंबर थे हमारे पास प्राइम नंबर। समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 60 कि 60 के गुणनखंड बताओ, 60 के कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं 60 के। तो ध्यान देना 60 के हमारे पास जो फैक्टर निकलेंगे 1 के भी 1 2 से भी डिवाइड होता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से भी डिवाइड नहीं होता, 9 से भी नहीं होता है, 10 से होता है, 11 से भी नहीं होता है, 12 से हो गया, ठीक है, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 हो गया, 16 17 18 19 नहीं होता है। इसके बाद सीधा सीधा हमारे पास 20 आ गया, और 20 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद सीधा 60 आ गया भाई। ठीक है, ये हमारे पास 60 के गुणनखंड निकले टोटल। अब कितने गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 60 के कुल गुणनखंड 60 के कुल गुणनखंड कितने निकले, तो भैया 12 निकले। और कौन कौन से है ऊपर लिख दिया मैंने, सारे सारे कौन कौन से निकले हैं। ठीक है, अब यहीं से फिर से हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि जो 60 हमारे पास है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य वाला ज्यादा काम का आएगा, ध्यान देना रहे हैं।
बाद हम दूसरा मेथड दिखाएंगे अभी कि अभाज्य अगर तुम्हारे पास प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पूछें तो हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है एलसीएम मेथड, वो कराएंगे। लेकिन पहले इसमें देख लो, छाट लो इसमें। अभाज्य गुणनखंड भैया कितने हैं? अभाज्य एक तो हमारे पास 3 है, 2 है, एक 3 है, 5 है भाई, यही तो है। ठीक है भाई, तो हमारे पास 3 आए टोटल। कितने आए? 3। और कौन कौन से आगे? एक है 3, एक है 4, एक है 5, यानी 60 के अभाज्य, सॉरी 4 गलती से हो गया भाई, 2 था, 2 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, यानी हमारे पास जो है 60 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? वो हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास है 3। और 3 कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब मैं बोलूँ अब इसमें कि बड़ी से बड़ी संख्या कोई सी भी हो, अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हो, अभाज्य गुणनखंड निकालने हो, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास निकले हैं 3 निकले और ये निकले हैं। तो मेथड लगाना एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम। यानी 60 के तुमने क्या निकालने हैं? एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम से करना जब भी तुम्हारे पास क्या पूछा जाए, प्राइम फैक्टर पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, ध्यान देना रहा। तो 60 के देखो 2 से गया पहले कितनी बार गया? 30 बार। 2 से गया कितनी बार? 15 बार। फिर 3 से गया कितनी बार? 5 बार। अब 5 से गया कितनी बार? 1 बार। हमने सिखा रखा एलसीएम। अगर किसी भाई बहन को अगर एलसीएम निकालना भी नहीं आता है तो अगली क्लास हमारी रहेगी वो एलसीएम एचसीएफ की रहेगी, एक बार अच्छे से सीख लेना। देखो अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा इसका मतलब तुम ये भी नहीं निकाल सकते फिर, क्योंकि यहाँ पे तो अभी चलो निकाल दिया इसमें कि भैया हम फैक्टर निकाल देंगे, उसी तरह छाट लेंगे कौन कौन से अभाज्य है। वो तब आसान है अगर छोटा नंबर दिया हो। अभी देखना मैं प्राइम, जब तुमसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा पेपर में, वो बड़ा पूछता है, हमेशा ध्यान देना है। जैसे 240 का पूछ लिया, 220 का पूछ लिया, 340 का पूछ लिया, 460 का पूछ लिया, तो उस टाइम तुम क्या करोगे? इतना निकाल तो फैक्टर निकालोगे क्या? इतना टाइम तो होगा भी नहीं हमारे पास, फिर तो 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें जब भी हमारे पास प्राइम फैक्टर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, तुमने क्या करना है? एलसीएम मेथड लगाना भैया। अब देखो कितने आए भैया, कितने आए भाई? 1 2 3 4। ठीक है भाई, और कौन कौन से आए? वही आए हमारे पास 2 3 5। कौन कौन से आ गए? यही आए हमारे पास। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों के, ध्यान देना है। अब बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अभी 210। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 210 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभी बोला मैंने कि एलसीएम मेथड लगाना है। एलसीएम, तो एलसीएम मेथड लगाओ भाई। एलसीएम मेथड, ये 2 से गया कितनी बार गया? पहले 2 से 105 बार गया, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब 5 बार जा रहा है कि 3 बार जा रहा है? 3 और 1 6, 6 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 से 3 दिया 9, 1 गया कैरी 15, और 5 दिया 15। फिर इसके बाद 3 से जा रहा है? नहीं, 3 से जा रहा है 5 से कितनी बार गया? 7 बार। और फिर 7 से कितनी बार गया? 1 बार। समझ में आ गया? अब अगर पूछा जाए कि 210 हमारे पास जो था, इसके कुल प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो 1 2 3 4। ठीक है भाई, 4 है। कौन कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ना भैया, बहुत बढ़िया। ये अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल अभी तुम्हारे पास पेपर में पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड का, तो वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक, जो राजीव गांधी का पेपर हुआ, अभी यही लिख देता हूँ। वो कितना था मुड़ भाई? कितना था वो? 214 था भाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास पूछा गया था कि 214 हमारे पास है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ था, पहले से निकाल के भी दिए थे, बस इस मेथड में दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका हम निकालो भाई, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या था भैया? एलसीएम मेथड। और 2 से निकालो पहले कि 2 से जा रहा है? हाँ जा रहा है। 2 1 जा 2। अब देखो ये छोटी है, 2 एक साथ ले रहा हूं तो यहाँ आ जाएगा 0, और 7 2 जा 14। इसके बाद हमारे पास ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपने आप से हो जाएगा 107 बार ही जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास इसका मैथ लिखने का तरीका क्या होता है? जितने बार निकले 2 इंटू 107। ये हमारे पास ऑप्शन में आया था, और ये ऑप्शन सही भी था। समझ में आ गया? इसके बाद जितने भी तुमसे गुणनखंड पूछे, सिंपल मेथड है, और अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे, वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, ध्यान देना जब भी तुमसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा हमेशा क्या करना है? एलसीएम मेथड लगाना है। समझ में आ गया? इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास नया टॉपिक आता है, और उस टॉपिक का नाम है कॉमन क्या बोलते हैं? फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड।
उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है एक हमारे पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पूछता हूं, अभी पेपर में भी आया था, तो पहले छोटा एग्जांपल लेता हूं ताकि हर बच्चा समझ सके जो पहली बार पढ़ रहा होगा। जो तो हमारे पास ऑफलाइन क्लास में आता है उसे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से इसका फायदा उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन हो रहा है, क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, बहुत सारे हमारे पास 50-60 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तो 50-60 बच्चे होते हैं, तो 50-60 की जो डाउट रहते हैं वो सामने आते हैं, तो उस हिसाब से फिर और अच्छा सोल्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया 8 और 12, इसमें क्या निकालो? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो। तो क्या करना है? सिंपल मेथड है। अभी भैया इनके क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालो, तब दोनों में देखो जो कॉमन हो। यानी 8 का क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 4 भी होगा, और 8 भी होगा। यानी फैक्टर तो बता रखा है वैसे भी क्या होते हैं। 12 क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 के फैक्टर निकले, ये 12 के निकले, लेकिन हमसे फैक्टर नहीं पूछे थे, हमसे पूछे हैं कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन हो, यहां भी और वहां भी हो। एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक तो ये हो गया उभयनिष्ठ। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, एक ही हो गया उभयनिष्ठ। देखो 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो ये नहीं होगा। 4 यहां है और यहां भी है, तो एक ही हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ यानी कॉमन। 8 यहाँ है लेकिन वहां नहीं है, अब जो वहां है ये तो है भी नहीं यहां से भी। इसका मतलब हमारे पास 8 और 12 जो है इसके कॉमन फैक्टर कुल कितने निकले भैया? 3 निकले। और कौन कौन से हो? 1, 2, 4। यानी ऐसे हो गए दोनों जो 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 12 को भी डिवाइड कर रहे हैं, वो है कॉमन हमारे पास। समझ में आ गया? दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 भी दोनों को कर रहा है, 2 भी दोनों को कर रहा है, 4 भी दोनों को कर रहा है, 3 दोनों को नहीं कर रहा है, 3 12 को कर रहा है, सिर्फ इसको नहीं कर रहा है। 8 इसको कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है। 6 सिर्फ 12 को करता है, इसको नहीं कर रहा है। 12 सिर्फ 12 को करता है, इसको नहीं करता है। यही होता है हमारे पास क्या? कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये छोटा एग्जांपल लिया है, एक थोड़ा 1-2 एग्जांपल और देखेंगे इसमें। ये रावत तूने सही से पढ़ा रे? सही से पढ़ा इसको? चलो देखते हैं फिर अभी क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे हमारे पास पूछ लिया, पेपर में पूछा, पेपर में क्या आया था तुम्हारे पास अभी कल परसों? कॉमन फैक्टर आया था, क्या आया था? 12-16 था, 12-16 था, 12-16 था। तुमसे पूछा गया था कि 12 यानी 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर निकालिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। तो देखो अब यहाँ पे भी तुमने 12 के निकालने, पहले 12 के कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होती है। इसके 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 नहीं होता है, 4 हो गया, 5 नहीं होता है, 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 होता है, और बाकी उसके बाद खुद होता है। देखो दोनों में कितने आ रहे हैं भैया? 1 वहां भी है, यहाँ भी है, 1, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी कोई सा भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 12 और 16 के तुम्हारे पास कुल जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए वो आए हैं 3, और यहाँ पे 1 आया है, 2 आया है और 4 आया है। समझ में आ गया भाई? बहुत बढ़िया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा भाई, तो ध्यान देना अच्छे से है। बाकी जितने एग्जांपल हमने नोट्स यहाँ पे क्लास में करवा रखे हैं वो अच्छे से रिवीजन मारना। उसके बाद बुक भी है, जो हमने बुक बना रखी है आपके पास, बुक भी, उससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी करने हैं। समझ में कर रहा है तू? चलो बहुत बढ़िया, फिर अगर कर रहा है तो सब करने हैं, ध्यान देना है। जैसे भाई बोल रहा है कि 18 और 24 के भैया निकालो जरा कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालो 18 और 24 के। तो निकाल भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 1 के बोल कौन कौन से होते हैं भाई? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 नहीं होता, हाँ 6 हो गया, बोल 9 भी तो होता है भाई, 9 से डिवाइड होता है क्या? तब 18 हो गया, 9 भी होता है। इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं होता, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 नहीं होता, 10 11 हो गया, नहीं 12 हो गया, और इसके बाद खुद हो गया 24। अब दोनों में देखना है, क्योंकि यहाँ पूछे गए थे उभयनिष्ठ कॉमन जो दोनों में हो। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 6 यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ पे 9 है लेकिन उधर नहीं, 8 है, यहाँ नहीं है, 12 8, यही है बस हमारे पास। यानी कितने आए टोटल? 1 2 3 4,
भैया 18 और 24 के कुल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 4। और कौन कौन से आए? एक तो आया 1, 2, 3, 6। ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो दोनों का क्या निकला है? कॉमन, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब एक थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 40 और 60, ठीक है, कि 40 एंड 60 के भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, कॉमन फैक्टर बताओ। रावत कर देगा? तो बता फिर 40 के कौन कौन से हो सकते भाई? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ नहीं होते? 8, 10, 20, 40। पक्का? ठीक है। 60 के बता कौन कौन से होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है फैक्टर क्या होता है? जो उसके टेबल में आता है, जो जो संख्या है उसके टेबल में आती है, ये बोलो, या फिर ये बोलो कि वो नंबर जो उसको कंप्लीटली क्या कर रहे हो? डिविजिबल कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो भाई। ठीक है, तो अब कॉमन निकालना है, तो 1 यहाँ भी है, वहां भी है, तो 1 तो निकलाइए, 2 यहाँ भी है, 4 इधर है, हाँ वहां भी है, 5 यहाँ है, वहां भी है, और इसके बाद 8 नहीं है, 6 इधर नहीं है, 10 भी है, 20 भी है यहाँ, 40 नहीं, यानी कितने निकले? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। यानी इसका मतलब है कि 40 और जो हमारे पास 60 जो हमारे पास नंबर आ चुका है, इसके अगर तुमसे पूछे जाए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितने निकले, तो हमारे पास कितने निकले भैया? 6 निकले हैं। और वो 6 कौन कौन से? 1, 2, 4, 5, 10, 20। यानी 6 संख्याएं ऐसी है जो 40 को भी विभाजित करती है कंप्लीटली और 60 को भी विभाजित करती है कंप्लीटली। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने फैक्टर निकालने सीखी कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर निकालने सीख लिए है। उसके बाद हमारे पास आ रखा दूसरा, वो आ रखा है कॉमन, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जो यहाँ पे हमने 2 संख्याएं ली है, कभी कभी 3 संख्याओं को पूछा जा सकता है, तो वो लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो, उनको लेने हैं। एक एग्जांपल कर देते हैं उसका भी, ठीक है, डाउट दूर हो जाएगा और अच्छे से, क्योंकि अभी तक पेपर में 2 ही किया है, लेकिन क्या पता कल के दिन 3 नंबर के भी आ जाए, 4 नंबर के भी आ जाए, तो निकालना आसान है। एक बार सुनना जरा बढ़िया से, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोल दिया भैया 12, 15 और 18, 12, 15, 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, तो 12, 15, 18 के जो तीनों में कॉमन हो, तो इसका भैया 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, और इसका 6 भी होता है, 12 भी होता है। इसका 1 होता है, 2 नहीं होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, और इसके बाद कोई नहीं होता, खुद होता है। इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 होता है, 7, 8, 9 होता है, और उसके बाद खुद होता है। तो हमने इसके भी निकाल दिए फैक्टर, इसके भी निकाल दिए, इसके भी निकाल दिए, लेकिन हमसे पूछा गया है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो उभयनिष्ठ ऐसे मत करना कि भैया यहाँ हर यहाँ तो है और उसको हमने मान दिया उभयनिष्ठ। 3 संख्या दी, इस बार 3 नंबर है, तो इस बार तीनों का कॉमन होना चाहिए, जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी, तीनों में कॉमन हो तभी माना जाएगा, ध्यान देना है। तो भैया ऐसा कौन कौन सा नंबर है? 1 यहाँ भी है, वहाँ भी, वहाँ, इतना 1 तो होता ही होता है सभी। 2 यहाँ है, वहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 जगह तो है लेकिन 1 जगह तो नहीं है ना, कम से कम हम पे तीनों का निकाल रहे इस बार, तो तीनों में होना चाहिए कॉमन। 5 इधर नहीं है, 4 उधर नहीं है, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 12 और जगह नहीं है, 15, अब बस इतना ही है। इसका मतलब हमारे पास 3 है, अच्छा 3 भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल। इसका मतलब 12, 15, 18, 12, 15, 18 का हमारे पास कुल उभयनिष्ठ गुणनखंड निकले भैया 3। और कौन कौन से निकले 3? 1, 2 निकले, 2 निकले, और कौन कौन से? 1 और 2, 3 है, 3, 1 और 3 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, ये 2 निकले हैं। ठीक है, ध्यान देना। 12, 15, 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2, एक है 1, एक है 3।
समझ में आ गया भाई? ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल इसका और करवा देते हैं फिर, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। और 101% है कि 190 में मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक सही से पढ़ा नहीं है, यहाँ पे क्लास में थोड़ा बहुत समझ नहीं आया था, तो एक यूट्यूब पे क्लास जो ये डल रही है, अच्छे से पढ़ना, जरा पूरा फोकस बना के पढ़ना, इधर उधर नजर नहीं लगानी है, पूरे अपने रफ कॉपी उठानी है, हाथ में है पेन उठाना है, और मेरे बोलने के बाद अपने आप भी जरा प्रैक्टिस कर लेना उस पर, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फिर 3 नंबर का एक बार दोबारा निकालते हैं। जैसे मैंने ले लिया 10, 14 और 24, ठीक है भाई, 14 इनमें निकालना है कॉमन उभयनिष्ठ। तो भैया इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 होता है, 14 होता है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी नहीं होता, 6 होता है, 7 8 और 12 होता है, खुद होता है 24, ठीक है? अब ऐसे संख्या लेनी है, कॉमन वो है जो तीनों में हो, ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में हो भाई, ध्यान देना, ठीक है? जो तीनों में हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, तो 1 तो है ही, 2 भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 2 भी है भैया। 5 यहाँ है लेकिन उधर नहीं है, 10 यहाँ है लेकिन उधर नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 ही हमारे पास है। यानी 10 14 और 24, इसका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बोले तो कितनी आई? 2। और कौन कौन सी आई? 1,2, 1,2, ये हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड था भाई, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसमें अभी 5 मिनट के लिए उसको भी पूरा करके जाते हैं। उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको? गुणज बोलते हैं, गुणज। हाँ गुणज, ठीक है भाई, मल्टीपल गुणज है, गुणज मल्टीपल्स, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है? तो गुणज तो बहुत आसान है, आते हैं भाई, आते हैं राउत? गुणज पूछा गया है कि गुणज होता है, पहले तो गुणज के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, पहले गुणज का मल्टीपल का मतलब बताओ मेरे को, गुणज का मतलब होता क्या है? कौन बता देगा? राउत तोमर बोल। जो टेबल में आते हैं, गुणज का मतलब टेबल है, सीधा मतलब बोलना है, शॉर्टकट है। हाँ टेबल से देखो, मोटा मोटा याद रखो, और मोटा मोटा क्या यही होता है मैक्सिमम, ठीक है? यही होता है। गुणज का मतलब होता है जिस भी संख्या का, देखो मान ले मैंने एक्स बोल दिया, अभी कोई एक मेरे पास नंबर है एक्स, और मेरे को पूछा गया कि एक्स के गुणज बताओ। एक्स एक नंबर है और इसके मल्टीपल्स बताओ, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे? एक्स के सभी मल्टीपल्स होंगे, यानी इसके सभी, यानी तुमने क्या पढ़ना है? इसकी टेबल पढ़नी है, बात खत्म, ठीक है भाई? तो समझ में आ गया? तो आगे देखो, हम जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स है, एक्स के गुणज कितने होंगे, मल्टीपल कितने होंगे भाई? एक्स के कितने हो सकते हैं भाई? टेबल पढ़ते रहना, एक्स की कितनी, बहुत आगे जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो यानी एक्स, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को 3 के गुणज बताने हैं, 3 के गुणज बताने हैं, 3 के गुणज कौन कौन से और कितने हैं, तो कितने बाद में समझ आ जाएगा। तो 3 की टेबल पढ़नी शुरू कर दो, बस ये हो गया 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अनंत एकदम। इसका मतलब गुणज अधिकतम कितने होते हैं भैया? बोल नहीं सकते कि मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक है, बता नहीं पाएंगे, इसका मतलब अनंत तक होते हैं भाई। और मिनिमम कितने होते हैं गुणज? तो 3 1 3, इसका मतलब वही संख्या खुद, जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाए, मैक्सिमम तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मिनिमम जितना भी पूछा जाए, जिस भी संख्या का पूछा जाए, जैसे मैंने 3 का पूछा है गुणज, तो इसका न्यूनतम यानी मिनिमम कितना हो जाएगा? वो संख्या खुद हो जाएगी, 3 1 3। इसी प्रकार से अगला, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि मेरे को 5 के गुणज बताइए, तो 5 के गुणज कहाँ से? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 20, है ना, ऐसे ऐसे करके और अनंत तक। तो अगर मैं बोलूं कि 5 के न्यूनतम यानी मिनिमम हमारे पास जो गुणज होंगे कौन से होंगे या कितने होंगे? 1 होगा, और कौन सा होगा? वही होगा, खुद वही संख्या। जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाए, अधिकतम तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम वो संख्या खुद होगी जिस भी संख्या गुणज पूछा जाए भाई, यानी मल्टीपल पूछा जाए। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे, जैसे अभी बताइए, समझाने के लिए बताइए गुणज होता क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान देना है। अभी तक भी क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तुमसे पूछा जाता पेपर में, जैसे यहाँ पे बोल दिया 5 की गुणज, तो 5 गुणज से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि 5 के प्रथम 5 या 5 के प्रथम 4 गुणज बताइए, यानी शुरू के 4 कौन कौन से होते हैं, ठीक है भाई? यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, जैसे 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताओ। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो यानी 4 के, अच्छा 5 बोले मैंने,
4 5 जा 20, यानी 4 के प्रथम 5 गुणज कितने हैं, ये रे भैया 1 2 3 हमने 5 लिख दिए, और कौन कौन से हैं 4 8 12 16 20। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि जैसे मैंने बोल दिया कि 4 के प्रथम 5 गुणज बताइए एक, या फिर 4 के प्रथम 5 या फिर 5 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। या बोलता है जैसे यहाँ पे बोलते हैं मैंने 8, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे ये बोलता हूं मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैंने लिख दिया 16 24 20 और 32। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक 8 का गुणज नहीं है, कौन सा एक 8 का गुणज नहीं है। तो तुमने देखो मल्टीपल कौन सा 8 का नहीं है भाई, भैया 16 भी होता है, 24 भी होता है, 32 भी होता है, 20 नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ऑड मैन आउट में भी क्वेश्चन आता है, और ऑड मैन आउट में किसका, गुणज का, मल्टीपल्स का। समझ में आ गया। और यही हमारे पास जो गुणज है ना, इस पर विशेष थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एवरेज में भी आने वाला है। एवरेज में वहां पे पूछता है, जैसे हमारे पास बोल दिया उसने कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। अगला एग्जांपल एक और ले लो, जैसे मैंने बोल दिया 10 और मैंने 10 के बोल दिया, 10 के बोल दिया गुणज, और कितने 10 के प्रथम 6 गुणज बताइए। 10 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से होंगे, 10 20 30 40 50 और 60। 6 पूछे शुरुआती, तो ये हो गया हमारे पास। और यहीं से क्वेश्चन बन सकता था एवरेज में भी, कैसे कि 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत में कुछ नहीं करते हैं, सभी का सम करते हैं, बटे में टोटल आर्टिकल रखते हैं भाई, है ना। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल आर्टिकल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। समझ में आ गया। चलो गुणज में 1 2 क्वेश्चन और करवाते हैं भाई। तोमर मेरे को क्वेश्चन का जवाब देना, अगर पढ़ा तूने ये पढ़ा है, चल ठीक है, बताना जरा है। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं एक बार, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। कर दो क्या, यहां बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के प्रथम 6 गुणजों का सम यानी योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। तो या योग तो बाद में करेंगे, पहले हम 6 के प्रथम 5 गुणज तो लिख दें। कौन कौन से थे भाई तुम्हारा बता, नहीं 6 के नहीं, क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5 के बोलने, 5 के 1 2 3 4 5, बिल्कुल 6 हमारे पास निकाल दिए भाई ने तोमर ने। ठीक है भैया, 5 के हमारे पास प्रथम 6 गुणज कौन कौन से थे, 5 10 15 20 25 30, ये था। अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड दिस सम, सम मतलब होता है योगफल, और योगफल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है, क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 हमारे पास ये है, 25 और 5 30 और 30 60 हो गया, 60 और 30 कितना हो गया 90, 90 और 15 हो गया 105। यानी हमारे पास जो इसका आंसर आया, जो हमारे पास पूछा गया था कि फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, इसका जो हमारे पास आंसर आया वो है 105। यानी 5 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल जो ज्ञात करने के लिए बोला था वो हमारे पास आ गया है 105। समझ में आ गया। इसी तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन बनता है, कभी कभी मल्टीपल भी दे सकता है। मल्टीपल में जैसे हमारे पास बोल दिया 3 के बोल दिया, ये 4 के बोल दो, जैसे मैंने बोल दिया कि 4 के प्रथम 2 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 2 गुणज बता भी कौन कौन से थे तुम्हारे 4 के 2 और 1, बस 2 ही पूछे हैं। और मैंने गुणजों का गुणनफल, गुणनफल बताओ मल्टीपल, और आंसर कितना है तुम्हारा 32। बहुत बढ़िया। तो हर तरीके से तैयार रहना है भाई। जब हमने क्लास में भी बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज, हर टॉपिक को, ठीक है। यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छूटे ना कुछ भी, लेकिन कभी कभी छूट भी जाए तो कम से कम ऑफलाइन क्लास में तो बिल्कुल एकदम डिट्टो खत्म करवा चुके हम। तो हर टॉपिक को एक अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया है और नोट्स भी बेहतरीन बना दिए गए हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में,
सब ने बहुत अच्छे से रिवीजन मारना है, बहुत अच्छे से। कुछ नहीं है यहाँ से 100% है। जैसे अभी राजीव गांधी में यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे, एक तो पूछा था प्राइम फैक्टर और एक पूछा था कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर भी पढ़ लिया, प्राइम भी पढ़ लिया, प्राइम कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं, सब पढ़ लिया है। अब इसके बाद चांसेस है एकलव्य में भी आने की, क्या पता मल्टीपल पूछ दिया, गुणज पूछ लें। समझ में आ गया? तो अच्छे से पढ़ना है, सबको एक बार रिवीजन अच्छे से करना है। और हमारे पास जो एकलव्य का जो अभी एग्जाम होना है, एकलव्य का हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आपके पास करीबन 15 से 20 या मैक्सिमम बोले तो 25 दिन बचे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अलग से कुछ भी, कोई भी बच्चा अलग से नहीं पढ़ेगा। जितना हमने हिंदी यहाँ पढ़ा रखा है डिट्टो वही नोट्स पढ़ना है, नोट्स बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक उसके बाद हमने मैथ जितने नोट्स में पढ़ा रखा वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जीके में भी सेम टू सेम। हमारा यहाँ पे एक जीके कंपटीशन जो एग्जाम हुआ था 8 मार्च को 300 क्वेश्चन का, उसमें रीजनिंग सब करा दी गई थी, हिंदी भी सब डाल दिया गया था। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे लास्ट में तो जो अभी पढ़ा रखा है वो भी तुम भूल जाओगे। और अभी अभी हमारा राजीव गांधी का जो पेपर हुआ है 15 मार्च को, हर एक बच्चा इसका प्रूफ भी है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता, कोई बच्चा ये बोल भी नहीं रहा है, ना बच्चा ना पेरेंट्स, कि एक भी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रखा है। वो चाहे हिंदी की बात हो, रीजनिंग की बात हो, या मैथ की बात हो, या जीके की बात हो, डिट्टो जितना क्लास में पढ़ा दिया गया था सब का सब वही आ चुका है। वो अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा घर में कितना रिवीजन मारता है। ठीक है, तो हर बच्चे को बहुत अच्छे से रिवीजन मारना है। इस बार एक लेवल में भी सेम वही होने वाला है जैसे भी राजीव गांधी में हुआ है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, तो यहाँ पे 100% है, यहाँ भी तुम्हारे पास ये चांस रहने वाला है। बस जो लेवल है थोड़ा राजीव गांधी का अभी इस बार थोड़ा मस्त इजी आया था बोल सकते हैं, ये थोड़ा मॉडरेट आने वाला, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आएगा। अब क्वेश्चन जो मैथ के थोड़ा अप आएंगे, थोड़ा है ना, ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन जितना हमने पढ़ा रखा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर चैप्टर को जितना हम यहाँ पे अब रिवीजन टाइम पे, अभी रिवीजन चल रहा है हमारे क्लास में लास्ट में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में जितना भी रिवीजन चल रहा है, जो काम दिया जा रहा है, आप डेली करिए। और हम भी कोशिश करेंगे जब भी हमारे पास टाइम होगा, कभी भी हम भी पूरी कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लास ला दी जाए। ठीक है, जैसे हिंदी की भी चल रही है, कभी हिंदी की आती है, कभी अभी मैथ की आ रही है। ठीक है, और आज हमारे पास इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एवरेज आए या परसेंटेज आए या सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, ऐसा ही। ठीक है, ध्यान देना है या रेशियो, कुछ भी जो मैन के हमारे पास अभी एक लेवल के हिसाब से वो टॉपिक हम यहाँ लाएंगे। और उस टॉपिक में भी पहले हम वही करेंगे जो आपके लेवल के हिसाब से जो है पेपर में आने के चांस बनाएगा, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आशा करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे, वीडियो को समझ रहे होंगे। और अपने आप ऐसा नहीं कि वीडियो तो देख रहे हैं, लेक्चर तो देख रहे हैं और हाथ में पेन कॉपी नहीं है। मैथ हो चाहे हिंदी हो, हाथ में पेन, रब कॉपी पेन होना ही होना चाहिए। प्रैक्टिस, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को, पहले उसका आंसर खुद दो। नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, पहले एक बार पूरी वीडियो देखो और फिर दोबारा देखो वीडियो को, और फिर जितने क्वेश्चन मैंने पहले करे थे वो क्वेश्चन मेरे से पहले तुम करोगे और तब वीडियो को आगे बढ़ाओ। जो जहाँ पे गलतियाँ हो रही है आपसे कि क्या हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास में तो आते ही हो डेली, ऑफलाइन क्लास में भी। तो ऑफलाइन क्लास में बताओ आप कि हाँ सर अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे पास अपनी नवोदय की जो हमने एकलव्य के लिए हमें बुक निकाली है, उस बुक में भी हमारे पास मैथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, वो चाहे हिंदी के भी हो, जीके के हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने बेहतरीन रिवीजन मारना है। और उम्मीद करते हैं हम भी जैसे हमारे चैंपियंस का भी जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का एग्जाम किया है, उसी तरीके से हमारा उससे भी बेहतर एकलव्य के जाने वाला पूरी उम्मीद है। तो इस लास्ट में जो आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, किसी बच्चे पे ध्यान मत देना, इधर उधर क्यों खेल रहा है, खेलने तो जो खेल रहा है। आप लोगों ने पूरा फोकस बनाना है यहाँ। ठीक है, डेली क्लास में आओ, हर दिन नया हो रहा है, रिवीजन भले ही हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ नया भी हो रहा है साथ में। और हर दिन जो घर में टाइम टेबल बना के दिया है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, पूरा रात का, पूरा दिन का, उसको भी फॉलो करो। 20 या 25 दिन ही फॉलो करना, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो इतने दिन बढ़िया से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास अभी जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल, यहाँ पे हमारे यहाँ से 17 बच्चे निकल के गए हैं, और उम्मीद है पूरी अभी कि 4-5 बच्चे तो अभी बेटिंग में भी जाने वाले हैं, तो 20 को रस हो जाएगा आराम से इजीली। ठीक है, और राजीव गांधी सैनिक स्कूल में भी हमारे पास 22 बच्चे गए हैं, यानी अभी तक 2 रिजल्ट आ चुके हैं, 2 रिजल्ट में हमारा सिलेक्शन हो चुके हैं 39। ठीक है, और अभी 2 रिजल्ट, बड़े रिजल्ट तो अब आने बाकी है, राजीव गांधी और एकलव्य जैसे स्कूलों का रिजल्ट तो अभी और आने बाकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजीव गांधी हमारे जो पेपर गया है उसमें हमारे कम से कम 30 बच्चे के आसपास तो होने चाहिए, जिस हिसाब से हमने बच्चों को मेहनत करवा रही है, बच्चों ने अब मेहनत करी है, रिजल्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, नंबर भी आए हैं। ठीक है, अगर जब हमारा पेपर हुआ 15 मार्च को और फेयर पेपर हुआ होगा, तो इतने अनुमान हमारे पास है कि 30 बच्चे तो वहाँ जाएंगे पहले रिजल्ट में। बेटिंग तो बाद में होती हो तो देखेंगे नहीं, हम पेपर रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और एकलव्य का भी पेपर होना बाकी है, और उम्मीद करेंगे वहाँ पे भी कि हमारे बच्चे का स्कोर बढ़िया रहेगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो धन्यवाद।